चलिए हम बात करते हैं पुनः यूरोप में सामंतवाद की, क्योंकि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि यूरोप के अंदर जो बदली हुई व्यवस्थाएं थी, जो बदली हुई संस्कृतियां थी, उन संस्कृतियों के बीच टकराव हुआ। 3 वर्ग बने। उन 3 वर्ग में एक ऐसी सामंतवादी प्रणाली बनी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या किसी केंद्रीय सत्ता को प्राप्त होती है। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपनी अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों अथवा राजभक्तों में बांट देता है। उस वितरित भूमि या उस भूभाग के स्वामी ये सामंत बन जाते हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार कृषकों से खेती करवाते हैं और उनसे कर वसूलते हैं। यह निश्चित है कि मानव के विकास के साथ साथ कई परिस्थितियां भी बदली, शासन व्यवस्थाएं भी बदली, और शासन व्यवस्थाओं के बाद जो यूरोप के अंदर नई व्यवस्था बनी उसे कहा गया फ्यूडलिज्म। फ्यूड आदि शब्द माने गए, जिन शब्दों का अर्थ होता है जागीरदार। क्योंकि प्राचीन काल में जब हम रोम की बात करते हैं तो रोम जैसे विशाल साम्राज्य स्थापित तो हो गए, तो ऐसे विशाल साम्राज्य के उचित समय पर देखभाल करने का दायित्व इतना कठिन हो गया था कि कोई भी राजा बगैर आय के उनको संचालित नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने अपने वंशज, संबंधियों और अभिजात वर्ग के व्यक्तियों को अपने साम्राज्य के कुछ क्षेत्र देखभाल को दे दिए और इन लोगों पर यह भार सौंपा गया कि इसके बदले में शासक द्वारा निर्धारित जो सैनिक होते थे उन सैनिकों के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग देना पड़ता था। और साथ में ये जो अभिजात वर्ग के व्यक्ति थे, जो राजा के वंशज थे, ये इन जागीरों के बदले में राजा को कर उठाकर देने लगे और ये सामंत कहलाने लगे। सामंतवाद की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि यह डेफिनेशन बहुत कठिन है, क्योंकि यूरोप के प्रत्येक देश में सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप अलग अलग था। फिर भी यह निश्चित है कि यह भू वितरण पर आधारित एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी। फिर यह निश्चित है कि यह सामंतवाद की व्यवस्था तो है ही, लेकिन सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो शक्तियां राजा, सम्राट या किसी अन्य केंद्रीय सत्ता को प्राप्त होती हैं। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपनी अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों अथवा राजभक्तों में बांट देता है और उस वितरित भूभाग के स्वामी ये व्यक्ति बन जाते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार कृषकों से खेती करवाते हैं और बदले में कर वसूलते हैं। इस प्रकार समाज के अंदर सामंतवादी व्यवस्था पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग तौर पर स्थापित होने लगी। फ्रांस में अलग, इंग्लैंड में अलग, और विश्व के अन्य अन्य क्षेत्रों में यह फ्यूडलिज्म फैलने लगा। इसकी विशेषताएं क्या थी? नंबर 1 कि अगर किसी यूरोप वासी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अगर यह व्यवस्था प्रभावित करती थी तो निश्चित है गारंटी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को इस साम्राज्य में सुरक्षा प्राप्त होगी। साथ में प्रशासन में सुधार की भी गारंटी होगी। प्रशासन में सुधार से आशा है कि जनता के प्रति उनकी जो जवाबदारियां हैं वो जवाबदारी भी पूरी करेंगे।
साथ साथ में वो जनता की कठिनाइयों को कम करेंगे। उनकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करना इन सामंतवादियों का मुख्य उद्देश्य हो गया था। तो मित्रों, न्याय प्रणाली की व्यवस्था होना, सबको बराबर न्याय प्राप्त हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सामंतवाद में सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप कृषक हैं और खेती करते हैं तो वो खेती किसकी होगी? किसी सामंत की होगी, और उस खेती के बदले में आपको कर देना ही होगा। यह यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसकी 5 विशेषताओं में नंबर 1 सुरक्षा का सुगम साधन, नंबर 2 प्रशासन की व्यवस्था में सुधार, नंबर 3 न्याय प्रणाली का व्यवस्थित होना, नंबर 4 आर्थिक लाभ। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि सामंत किसानों को भूमि सदैव के लिए नहीं देते थे, वो तो सिर्फ भूमि पर काम करवाते थे, बदले में उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके तुम भी काम करो, उत्पादन करो, बदले में जो उत्पादन हो 90%, 80% हमें दो, 10% आप अपने पास रखो, अपने जीवन को संचालित करो। इस प्रकार से उन्होंने आर्थिक लाभ दिए। शांति सुव्यवस्था में सहायक, माने सामंतवादी व्यवस्था का जन्म ही अशांत वातावरण में हुआ था। यद्यपि विशाल साम्राज्य की स्थापना आवश्यक हो रही थी, परंतु साम्राज्य के सुशासन के अभाव में उस विशाल राज्य में चारों अव्यवस्था व्याप्त थी। विदेशी आक्रमण थे, गृह युद्ध की स्थितियां स्थापित थी, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए सामंतवादी व्यवस्था लागू की गई, जो मेरे हिसाब से उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत कुछ हद तक शांति सुव्यवस्था में सहायक मानी जाती है। कला का विकास, इस समय सामंतों के दरबारों में चित्रकला, संगीत कला को बढ़ावा दिया गया, खूब विकास हुआ। निश्चित तौर पर सामंतवादी व्यवस्था अपने आप में एक बेहतरीन व्यवस्था, यूरोप के बदलाव की व्यवस्था, और मेरा मानना तो है कि यूरोप में इस व्यवस्था ने ही एक नए आयाम गढ़े और काम के बदले दाम की डेफिनेशन स्थापित की। सामंतवाद के विकास के कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, रोमन शासन व्यवस्था, जर्मन जाति का योगदान, शार्लेमेन की नीति और विदेशी आक्रमण और धर्मी युद्ध। जो हमारा अंतिम टाइटल है धर्मी युद्ध, वो धर्मी युद्ध कहता है कि यूरोप के अंदर ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच अपने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए जो संघर्ष हुए, उन्हें नाम दिया गया है धर्म युद्ध का। शार्लेमेन की नीति कहती है, शार्लेमेन की जो नीति कहती है कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात 8वीं शताब्दी के पेपिन नामक सेनापति ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने साम्राज्य के 2 भाग करके अपने दोनों पुत्रों कैरोलोमैन और शार्लेमेन को शासक बनाया। कैरोलोमैन की मृत्यु हो जाने के पश्चात शार्लेमेन संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। प्रशासन अपने विश्वस्त सेवकों के द्वारा संचालित करने लगा और यह प्रशासक की आगे चलकर शार्लेमेन के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय से निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण स्वतंत्र हो गए और अपने अपने प्रदेश में सामंत बन गए। तो निश्चित है कि सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए कई टुकड़ों में डिवाइड करके अपने वंश के लोगों को दे दिया गया और धीरे धीरे वो अभिजात वर्ग से जुड़ते चले गए। वो मुख्य उद्देश्य था कृषक से काम लेना और काम के बदले में उसको 2 टाइम की रोटी देना। एक्चुअली इस व्यवस्था के बाद दास प्रथा का भी जन्म हुआ है। इसलिए हम जब पढ़ते हैं सामंतवाद, तो सामंतवाद इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, अफ्रीका में, भूमध्य सागर में, जर्मन में और फ्रांस में सामंतवाद स्थापित हुआ। इतिहासकार नेथनियल प्लेट का मानना है कि सामंत तंत्र ना कोई प्रणाली थी और ना कोई योजना और ना कोई इसका आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त यूरोप के सभी देशों में इसका स्वरूप एक सा ही नहीं था। यह तो आवश्यकता के कारण विकसित हुई और लगभग 2500 ईसा पूर्व में यह प्रथा मिस्र और होमर युग में यूनान में विकसित हुई थी। जापान का समाज भी
मूलतः सामंतवाद ही था और उसने अपने स्वरूप को 19वीं शताब्दी के मध्य तक बनाए रखा और यूरोप में सामंतवाद का आरंभ 5वीं शताब्दी में हो गया था। अब हम बात करते हैं 3 वर्गों की। समाज के अंदर 3 वर्ग बने और इन 3 वर्गों में हमारे समाज की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था सामंतवादी संगठन के अनुरूप बनी और इस सामंत